अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स का माइंड कैंडी रिवीजन, जो कि आपके मई 17 और नवंबर 17 एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इनडायरेक्ट टैक्स को रिवाइज करवा के दे रहा हूँ, इसीलिए उम्मीद है कि आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखोगे। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हम लोगों ने सबसे पहले सर्विस टैक्स स्टार्ट किया था। सर्विस टैक्स में हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन देखे थे, कुछ डिफिनेशन देखे थे, जिसमें मुख्य रूप से 65 बी के 27 में इंडिया का डिफिनेशन देखा था। फिर हम लोगों ने 65 बी के 44 में सर्विस का डिफिनेशन उसके 4 एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। उसके बाद सम अदर एस्पेक्ट में मैंने कृषि कल्याण सेस के बारे में, जो सर्कुलर आपका नया आया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करी थी। फिर हम लोगों ने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें रूल नंबर 2D आपका इनवॉइस के बारे में, 3 जो है वो आपको डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के बारे में, 4 अगर रेट चेंज होता है तो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा पॉट, उसके बारे में, 5 अगर फर्स्ट टाइम लेवी या फिर न्यू सर्विस है तो क्या होगा, 7 अगर मान लो कि सर्विस रिसीवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से सर्विस टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, और कुछ अदर एस्पेक्ट हमने देखे थे। रूल नंबर 8 में हमने कॉपीराइट के बारे में देखा था, और रूल नंबर 8A में हम लोगों ने अदर केसेस में कैसे पॉट डिटरमाइन किया जाएगा वो देखा था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 को मैं 5 मिनट के अंदर में आपको रिवाइज करवा के दूंगा। कभी कभी एक ही सर्विस में कई सारे सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं, एज ए इंसिडेंटल सर्विसेज या फिर अदरवाइज, या फिर किसी कारण से जो है इंटरप्रिटेशन लगाने में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस भी बोला जाता है। ये सेक्शन नंबर 66F से गवर्न करता है। सेक्शन नंबर 66F से गवर्न करता है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं। 66F में अगर ध्यान से आप पढ़ो तो 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं। एक आपका रेफरेंस का प्रिंसिपल, और दूसरा मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन का प्रिंसिपल, और तीसरा आपको बताया गया है बंडल्ड सर्विस के बारे में। बंडल्ड सर्विस के बारे में, बंडल्ड सर्विस में अगर नेचुरली बंडल्ड है वेरियस एलिमेंट ऑफ सर्विसेज, और अगर नॉट नेचुरली बंडल्ड है, अगर नेचुरली बंडल्ड है तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, और नॉट नेचुरली बंडल्ड है तो ऐसी परिस्थिति में हाईएस्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। अब हम लोग रेफरेंस की जहां तक बात करते हैं तो 66F क्या बोलता है कि जब मेन सर्विसेज होता है, जैसे कि आपको आरबीआई सर्विस जो होता है वो नेगेटिव लिस्ट में दिया गया है 66D के क्लॉज नंबर बी में, तो जो मेन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए अदर सर्विसेज लिया जाता है, तो यहाँ पर अगर मान लो जब मेन सर्विसेज या किसी पार्टिकुलर सर्विस का रेफरेंस लिया गया है लॉ में, तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड ये इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना चाहिए कि जो मेन सर्विस को प्रोवाइड करने में अदर सर्विसेज जो होंगे वो भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब आरबीआई का सर्विस अगर नेगेटिव लिस्ट में आता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आरबीआई अगर अदर सर्विस बैंक वगैरह से लेती है तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इसीलिए क्योंकि मेगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है, तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को कोई सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है तो इसका सर्विस भी मेगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेफरेंस प्रिंसिपल। उसके बाद आते हैं मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल के बारे में। अगर मान लो कि डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर लॉ में किसी भी सर्विस का डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया है, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल है, तो उस सिचुएशन में अगर बहुत सारे सर्विसेज हैं साथ में दिए जा रहे हैं, तो जिसमें जो मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन वाला प्रेफर होगा, ठीक है, ओवर जनरल डिस्क्रिप्शन, मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन को जो स्पेशली बोल दिया गया है उसको आपको लेना है। अब हम लोग बंडल्ड सर्विस के बारे में बात करते हैं। बंडल्ड सर्विस में अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ध्यान रहे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो वेरियस एलिमेंट ऑफ सर्विसेज होता है वो नेचुरली बंडल्ड है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पर सर्विस को वो सिंगल सर्विस ट्रीट किया जाएगा, वो सिंगल सर्विस ट्रीट किया जाएगा जो सर्विस जो है इसेंशियल कैरेक्टर का सर्विस देता है, इसेंशियल कैरेक्टर देता है। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपको हॉस्टल में साथ साथ मेस की भी सुविधा दी जा रही है, तो आप उसको हॉस्टल सर्विस के नाम से ही पुकारोगे। लेकिन अगर नॉट नेचुरली बंडल्ड है, मतलब अगर जिस हॉस्टल में जाते हो उसमें आपको सीए की कोचिंग भी फ्री में मिलती है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो नॉट नेचुरली बंडल्ड है। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, हाईएस्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल लगाओगे, मतलब जिसकी सर्विस टैक्स लायबिलिटी हाईएस्ट बनती है वो सर्विस मानोगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर के रिस्पेक्ट में, जो कि वैल्यूएशन के बारे में आता है। वैल्यूएशन में रूल्स वगैरह भी पढ़ने हैं, इसीलिए करीब करीब 15 से 20 मिनट में ये आपका रिवाइज होगा। तो वैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 67 में। सेक्शन नंबर 67 के 3 सब क्लॉज हैं और एक एक्सप्लेनेशन है। सब क्लॉज 1,
67 के, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम आप देखेंगे। अब जहाँ तक बात करते हैं सर्विस टैक्स रूल डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल, सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल 2006 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन दोगे। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में, 67 सबसेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, जहाँ पर कंसिडरेशन जो होगा वो एसर्टेनेबल है। आपको सर्विस टैक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। रेट हमने देख लिया है, वैल्यू का इनटू रेट। अब ये वैल्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कंसिडरेशन जो है वो आपका एसर्टेनेबल है। अगर एसर्टेनेबल है तो क्या कंसिडरेशन केवल मनी में है? केवल मनी में है तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज जो कि सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रिसीवर से जो भी चार्ज किया है वो सारे के सारे आपके वैल्यू कहलाएंगे। लेकिन अगर पार्टली इन मनी या फिर या फुल्ली काइंड में है या फिर पार्टली मनी में है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में वैल्यू होगा उस मनी की वैल्यू प्लस जो काइंड में दिया जा रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब इक्विवेलेंट कंसिडरेशन उसका। ठीक है, तो इस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन अगर एसर्टेनेबल ही नहीं है, कंसिडरेशन पता ही नहीं है आपको, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में सर्विस प्रोवाइडर जो सिमिलर सर्विस के लिए अदर पर्सन से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चार्ज करता है उसी को हम लोग मान लेंगे, अदर पर्सन से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चार्ज करता है उसी को हम लोग मान लेंगे ग्रॉस अमाउंट चार्ज। लेकिन मान लो कि अदर पर्सन से जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चार्ज करता है वो भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इक्विवेलेंट मनी वैल्यू लेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मनी वैल्यू लेंगे जो कि किसी भी कीमत में सर्विस जो प्रोवाइड करने का कॉस्ट होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ से कम नहीं होना चाहिए। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोविजन कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें कॉस्ट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो नॉर्मल कॉस्ट होता है वो सारे लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं एलोकेटेड ओवरहेड। ठीक है, यूजुअल कॉस्टिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, यूजुअल प्रिंसिपल कॉस्टिंग के हिसाब से, मतलब कोई भी वैल्यू लो लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट से वो कम नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब हम लोग 67 के सबसेक्शन 1 के बारे में ऑलरेडी देख चुके। अब हम लोग 67 के सबसेक्शन 2 के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। 67 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ग्रॉस अमाउंट चार्ज में ग्रॉस अमाउंट चार्ज मान लो अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मान लो सीधा आपको बोल दिया गया कि 28,000 रुपया चार्ज किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें सर्विस टैक्स का जो एलिमेंट होगा वो उसको आपको अलग करना पड़ेगा। अलग कैसे करोगे उसके बारे में 67 का सबसेक्शन 2 बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी वैल्यू आएगा आपका, जो भी आपको वैल्यू आएगा सेक्शन नंबर 67 उसके रूल को मिलाकर, उसको हम लोग क्या मानेंगे? उसको हम लोग मानेंगे। अब ये 28,000 में आपका जो सर्विस की वैल्यू है वो तो इंक्लूड है ही, साथ में आपका सर्विस टैक्स का पोर्शन भी इंक्लूड है, यानी कि ये टोटल मिला के 115% है, 115% है। तो ये आपका ग्रॉस अमाउंट चार्ज में। तो आप क्या करोगे? ग्रॉस अमाउंट चार्ज में अगर सर्विस की वैल्यू निकालना चाहते हो तो डिवाइडेड बाई 115 करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे। या फिर अगर मान लो सर्विस टैक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज डिवाइडेड बाई 115 और मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? 15 करोगे यहाँ पर। तो यही चीज़ जो है आपका बताया गया है 67 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, अब ये 15% इफेक्टिव रेट है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 67 सबसेक्शन 3 के बारे में। ये क्या बोलता है? स्कोप ऑफ ग्रॉस अमाउंट चार्ज, यानी कि ग्रॉस अमाउंट चार्ज में क्या क्या इंक्लूड होगा। कोई भी सर्विसेज, कोई भी अमाउंट जो सर्विस रिसीवर से सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा, कौन देगा? सर्विस रिसीवर सर्विस प्रोवाइडर को देगा, या तो खुद देगा या किसी के थ्रू दिलवाएगा। ठीक है, सर्विस के दौरान, सर्विस से पहले, सर्विस लेने से पहले, यानी कि एग्री टू बी प्रोवाइडेड के बेसिस पर, या फिर ड्यूरिंग, ठीक है, या फिर आफ्टर। ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड होंगे उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो लिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसेक्शन 1, 2, 3 तीनों देख लिया। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन की चर्चा करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको कंसिडरेशन के बारे में बताता है। कंसिडरेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका आता है पेबल। कोई भी अमाउंट जो कि पेबल होता है टैक्सेबल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में या एग्री टू बी प्रोवाइड के रिस्पेक्ट में, उसमें इंक्लूड होगा कोई भी एक्सपेंस का रिम्बर्समेंट, या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो कॉस्ट इनकर्ड करके चार्ज करता है सर्विस रिसीवर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विस रिसीवर के पास से सर्विस प्रोवाइडर के पास फ्लो होना चाहिए, एक्सेप्ट अनलेस अदरवाइज जो सर्कमस्टांसेस प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसके अलावा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, यानी कि सारा रिम्बर्समेंट का अमाउंट, सारा खर्चा वगैरह सब इंक्लूड होगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं इस एक्सप्लेनेशन में साफ साफ बोला गया है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट के बारे में। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट के बारे में यहाँ पर दो मेथड होता है। एक आपका रिटेंशन मेथड, तो जो भी अमाउंट ये लोग रिटेन करता है, ये अमाउंट लॉटरी टिकट का अमाउंट रिटेन करता है, यानी कि उन्होंने क्या किया, सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से लॉटरी खरीदी, लॉटरी खरीदने के बाद उसको बेची,
बेची, बेचने के बाद जो पैसा वापस किया सरकार को उसमें से कुछ पैसे रिटेन कर लिए, ठीक है। या फिर दूसरा होता है आपका डिस्काउंट मेथड। डिस्काउंट मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो सेल प्राइस होता है और जो जितने में खरीदा है, सरकार से कम रेट पे खरीदा है, ठीक है, और ज़्यादा रेट में बेच दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट मेथड, ठीक है। तो इस तरह से कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पर रूल नंबर 3 के बारे में देखते हैं। सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, जहाँ पर कंसिडरेशन एसर्टेनेबल नहीं है, जहाँ पर आपको कंसिडरेशन पता नहीं होता है, वहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख लिया है, इसका रूल नंबर 3 इसको बोला जाएगा। इसमें सेम बातें लिखी गई है जो सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 में बताई गई थी, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बात भी लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर सिमिलर सर्विस। सिमिलर सर्विस के लिए जो ग्रॉस अमाउंट चार्ज किया जाता है, तो वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर होगा ग्रॉस अमाउंट चार्ज, जो सिमिलर सर्विस के लिए अदर पर्सन से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो चार्ज करता है, ठीक है। इतना तो लिखा ही गया है सिमिलर सर्विस वाली बात। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वहाँ पर ग्रॉस अमाउंट चार्ज सोल कंसिडरेशन है, सोल कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। आईडीटी वगैरह एक्साइज वगैरह पढ़ते वक्त में आपने सोल कंसिडरेशन का मतलब अच्छे तरीके से देखा होगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर दूसरा हम लोगों ने देखा था कि इससे भी पता नहीं चलता है, तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कीमत में जो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होती है उससे कम नहीं होना चाहिए, तो यूजुअल कॉस्टिंग प्रिंसिपल से डिटरमाइन किया जाएगा। यहाँ भी यही बात बोली गई है कि भाई जो अगर ये से डिटरमाइन नहीं कर सकते तो कॉस्टिंग प्रिंसिपल लगाओ, लेकिन किसी भी कीमत में जो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होगा उससे कम उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर सिमिलर सर्विस के नियम से भी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाती है तो यूजुअल कॉस्टिंग प्रिंसिपल का कॉस्ट डिटरमाइन किया जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है उससे किसी भी कीमत में वो वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। इतनी बात तो लिखी गई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का ICWA का या फिर CA का सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू जो जो भी आपने डिटरमाइन किया है उसके रिस्पेक्ट में ऐसे ही आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बात रूल नंबर 3 में लिखी गई है। अब हम लोग रूल नंबर 4 के बारे में चर्चा पे आते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? प्रोविजन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ वैल्यू। रिजेक्ट कर सकता है वैल्यू आपका, जो भी आपने वैल्यू ले रखा है, ठीक है। तो सेंट्रल एक्साइज, तो जो आपका सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर होता है उसके पास पावर होता है कि वो वैल्यू से सेटिस्फाइड होगा। अगर मान लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आपने फर्निश किया है उसकी एक्यूरेसी के कारण या फिर अदरवाइज किसी कारण से आपकी वैल्यू से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपको सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, ये बताने के लिए कि आप बताओ। सो कॉज नोटिस में आपसे कॉज पूछेगा कि बताओ कि जो वैल्यू हम बोल रहे हैं उसको क्यों ना लिया जाए। फिर जो आपका आंसर आएगा उसके हिसाब से वो ऑफिसर क्या करेगा, अपना बेस्ट जजमेंट लगाकर वैल्यू डिटरमाइन कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा। उसके बाद आता है आपका रूल नंबर 5। उसके बाद आता है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 और 6 को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। मान लो जो भी खर्चे होते हैं या फिर वैल्यू जो होगी, जो आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, सर्विस की जो वैल्यू होगी उसमें कुछ चीज़ें जो होती है वो आपका जो है इंक्लूड होगा और कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज में कुछ बातों को साफ साफ बोल दिया गया है कि इंक्लूड होगा और कुछ बातों को साफ साफ जो होता है वो बोल दिया गया है कि एक्सक्लूड होगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कुछ बातें इंक्लूड होगी और कुछ बातें एक्सक्लूड होगी। अब इंक्लूड जो होगी उसमें सर्टेन एक्सपेंस या फिर कॉस्ट के बारे में, जो भी इंक्लूड होगा उसमें सर्टेन एक्सपेंस या कॉस्ट के बारे में रूल नंबर 5 बताता है, ठीक है। उसके बाद सर्टेन स्पेसिफाइड वैल्यू के बारे में कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू बोल दिया गया है कि इंक्लूड होगा, ये आपका रूल नंबर 6 बताता है। और एक्सक्लूजन केवल रूल नंबर 6 में बताया गया है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग 5 और 6 को मिलाकर एक साथ में पढ़ेंगे। 5 और 6 को हम लोग एक साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 5 पे अपनी चर्चा करते हैं। रूल नंबर 5, कुछ खर्चे जो होते हैं या कुछ कॉस्ट जो होते हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा। जहां पर कोई भी एक्सपेंस या कोई भी कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो खर्चा करता है, सर्विस प्रोवाइडर करता है, तो टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान सारे वो कॉस्ट या एक्सपेंडिचर को कंसिडरेशन बोलकर ट्रीट किया जाएगा और टैक्सेबल सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी। टैक्सेबल सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी मतलब कोई भी कॉस्ट या खर्चा जो होगा सर्विस प्रोवाइडर करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके रिस्पेक्ट में चार्ज करेगा। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है ये प्योर एजेंट है,
सर्विस प्रोवाइडर एक प्योर एजेंट की तरह काम करता है तो फिर इंक्लूड नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडर एज ए प्योर एजेंट एक्सपेंस या फिर कॉस्ट इनकर्ड करता है सर्विस रिसीवर के बिहाफ में, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये प्योर एजेंट क्या होता है। प्योर घी तो सुना था, लेकिन प्योर एजेंट क्या होता है? जो 4 कंडीशन को पूरा करता है उसको प्योर एजेंट बोला जाएगा। सबसे पहला कंडीशन कौन सा? सबसे पहला कंडीशन एग्रीमेंट का। सबसे पहला कंडीशन एग्रीमेंट का, सर्विस रिसीवर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो करता है टू एक्ट एज प्योर एजेंट, मतलब आपके बिहाफ में, यानी कि सर्विस रिसीवर साहब को क्या बोलता है? सर्विस रिसीवर साहब आपके बिहाफ में जो भी कॉस्ट या एक्सपेंस होगा उसको हम इनकर करके देंगे। दूसरी बात आती है टाइटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टाइटल का कंडीशन, यानी कि किसी भी गुड्स या गुड्स जो भी खरीदेगा, गुड्स प्रोक्योर या फिर सर्विस प्रोवाइडेड का टाइटल जो है वो होल्ड नहीं करेगा, ना आपका एजेंट का इंटेंशन होता है होल्ड करने का। उसके बाद तीसरा कंडीशन आता है वो प्योर एजेंट गुड्स या गुड्स प्रोक्योर्ड जो भी खरीदा है या सर्विस प्रोवाइड किया है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तो यूज़ का कंडीशन, ठीक है, तो डज नॉट यूज़ का कंडीशन, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करेगा। चौथा अमाउंट रिसीव का कंडीशन, मतलब जो प्योर एजेंट होगा वो केवल एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड को रिसीव करता है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर किया है मालिक से उसका केवल एक्चुअल अमाउंट को वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो ये सारे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 5 में एक और सर्विस के बारे में बताया गया है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के बारे में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की वैल्यू के बारे में, ग्रॉस अमाउंट चार्ज जो कि पे किया जाता है सर्विस रिसीवर के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, सर्विस रिसीवर के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को जो ग्रॉस अमाउंट चार्ज पे किया जाता है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के रिस्पेक्ट में, वही वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। अब जहाँ तक हम लोग रूल नंबर 6 की चर्चा करते हैं, कुछ इंक्लूजन और कुछ एक्सक्लूजन के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा। रूल नंबर 6 कुछ बातों को बोलता है कि भैया साफ साफ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, यानी कि स्पेसिफिक इंक्लूजन। इसमें पहला आता है आपका कमीशन या फिर ब्रोकरेज। कमीशन या फिर ब्रोकरेज का जो खर्चा होता है वो, ठीक है, जो कि चार्ज बाय ब्रोकर चार्ज करता है, ठीक है, या फिर एक ब्रोकर या मतलब एक ब्रोकर या सब ब्रोकर किसी ब्रोकर को पेमेंट करता है, तो कमीशन या ब्रोकरेज जो होगा वो यहाँ पर आएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया कमीशन और ब्रोकरेज के रिस्पेक्ट में। दूसरा एडजस्टमेंट फ्रॉम डिपॉजिट। एडजस्टमेंट फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट से अगर कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है, मान लो कि एप्लीकेशन के टाइम पर, यानी कि आपने क्या बोलते हैं टेलीग्राफिक अथॉरिटी जो होती है, जैसे कि आपका टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए जाते हो, पेजर, फैक्स या फिर लीज सर्किट, जो लीज लाइन सर्विस बीएसएनएल देता है उससे लीज सर्किट वगैरह सब लेने जाते हो, तो आपको कुछ पैसा वो डिपॉजिट करवाते हैं, उसमें कुछ अमाउंट का अगर वो एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर उसका कुछ पैसा आपका काटने का प्रावधान है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जितना पैसा एडजस्ट किया है उसको वैल्यू ऑफ सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा उसको, ठीक है, इंक्लूड किया जाएगा उसको। मतलब जो डिपॉजिट आपने किया है वो वैल्यू एक्सक्लूड है, वो एक्सक्लूजन में आएगा। लेकिन डिपॉजिट में अगर कुछ एडजस्टमेंट करता है, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज या अदरवाइज किसी नाम से, तो वो एडजस्टमेंट को वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद तीसरा बोला गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, यानी कि इंश्योरर जो प्रीमियम चार्ज करता है वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। इंश्योरर जो मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि प्रीमियम चार्ज बाय इंश्योरर भी इंक्लूड किया जाएगा। चौथी बात आती है कमीशन के बारे में। चाहे आप कमीशन को किसी भी नाम से पुकार लो, सारे कवर हो जाएंगे। कमीशन, कौन कौन सा कमीशन के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। कमीशन मान लो कि अगर एयरलाइन कंपनी जो एयर ट्रेवल एजेंट को देती है, एयरलाइन कंपनी, ठीक है, तो एयरलाइन कंपनी किसको देती है? अपने एजेंट को देती है, तो ये कमीशन। दूसरा इंश्योरर, ठीक है, जो इंश्योरर होता है जो कि आपका एक्चुअरी या फिर इंटरमीडियरी या आपका एजेंट को देता है, ठीक है, इंश्योरर वाले के केस में ये किसको देता है? एक्चुअरी को देता है, ठीक है, या फिर इंटरमीडियरी को देता है, या फिर अपने एजेंट को देता है। या फिर मान लो कि रेलवे या फिर कस्टमर, रेलवे वाले या फिर टिकट लेने वाला कस्टमर जो होता है वो रेल ट्रेवल एजेंट को देता है, रेल ट्रेवल एजेंट को जो कमीशन देता है वो। या फिर क्लाइंट जो क्लियरिंग और क्लाइंट जो होता है, ठीक है, आपका क्लाइंट
वो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग सर्विस लेता है, उसके एजेंट को पेमेंट करता है। तो ये सारे कमीशन अलग अलग नाम से पुकार लो आप, ठीक है। ये सारे के सारे कमीशन जो होते हैं वो इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले एयरलाइन वाला देखा, फिर इंश्योरेंस वाला, फिर रेलवे या कस्टमर टिकट लेता है रेलवे का उसका, या फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का सर्विस देखा, ठीक है। ये सारी के बारे में बताया गया है कि साफ साफ ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस ऑक्सिलरी सर्विस के रिस्पेक्ट में जो कमीशन इंश्योरेंस एजेंट को पे किया जाता है इंश्योरेंस ऑक्सिलरी सर्विस के रिस्पेक्ट में, वो भी इंक्लूड होगा। अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं, एक पॉइंट और आता है, जो मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीकल होता है, जो व्हीकल को बनाने वाला होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑथराइज सर्विस स्टेशन जो आपका सर्विसिंग करके देगा उसको ऑथराइज कर देता है, ऑथराइज सर्विस स्टेशन, ठीक है। जो ऑथराइज सर्विस स्टेशन को जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर से पैसा रिम्बर्समेंट मिलता है, ठीक है, पैसा रिम्बर्समेंट मिलता है, मतलब ये गाड़ी खरीदने के टाइम पे ही कस्टमर से सब कुछ ले लेता है। अब ये ऑथराइज सर्विस स्टेशन के पास सर्विसिंग करवाने के लिए जो भेज देता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इनको जो पैसा मिलता है रिम्बर्समेंट के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। ऐसा जो है वो साफ साफ बोल दिया गया। उसके बाद एक आइटम आता है डिमरेज चार्ज। कस्टम में आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा, डिमरेज बोलकर जो अमाउंट जो होता है वो आपका रियलाइज़ किया जाता है, वो भी सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड होगा। मतलब जितने पीरियड के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे ज़्यादा पीरियड के लिए कोई सर्विस ले लिया तो उस सिचुएशन में उसको डिमरेज चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड होगा, ऐसा साफ साफ बोला गया है। अब रूल नंबर 6 में एक्सक्लूजन पार्ट पे आते हैं। एक्सक्लूजन पार्ट में बोला गया है जो भाड़ा होता है, फेयर होता है, जैसे कि हमने देखा था एयर के बारे में और रेलवे के बारे में, ठीक है। रेलवे के बारे में तो एयर फेयर जो कि जो एयर ट्रेवल एजेंट होता है वो कलेक्ट करता है, एयर ट्रेवल एजेंट जो है कलेक्ट करता है सर्विस रिसीवर से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो जो टिकट का पैसा होता है, मतलब भाड़े का पैसा, एक्चुअल भाड़े का पैसा, ठीक है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। रेलवे में रेल फेयर जो होता है, ठीक है, वो आपने एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। केवल कमीशन को हम लोग ने देखा था इंक्लूड किया जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं जो इनिशियल डिपॉजिट पेमेंट किया जाता है, ठीक है, जो टेलीफोन कनेक्शन के लिए, फैक्स टेलीग्राफ के लिए, ठीक है, या फिर अदरवाइज लीज लाइन सर्विस वगैरह सब ले रहे हैं उसके लिए जो डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिट एक्सक्लूड होगा, ठीक है। डिपॉजिट में कुछ एडजस्टमेंट होता है वही केवल इंक्लूड होगा। उसके बाद तीसरा एक्सक्लूजन में आता है डिलेड पेमेंट चार्ज, डिले पेमेंट करना, डिलेड पेमेंट चार्ज, यानी कि मान लो आपको पेमेंट करना था, ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह सब लगता है, डिले आपने पेमेंट किया उसके लिए, तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। सारे सिचुएशन में उसको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। जो डिलेड पेमेंट चार्ज के नाम से जो चीज़ें भी होती है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट चार्ज चाहे सर्विस के रिस्पेक्ट में हो या फिर आपके प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, वो एक्सक्लूड होती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी बिजनेस इंटिटी को सर्विस देती है, ठीक है, बिजनेस इंटिटी को सर्विस देती है। अब ये जो बिजनेस इंटिटी को जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह सब यूज़ करने का सर्विसेज देगी या फिर अदरवाइज, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग क्या बोलते हैं बिजनेस एंटिटी वाले कि भैया हमको डिफर्ड पेमेंट की सुविधा दो, ताकि हम आपको डिफर्ड पेमेंट धीरे धीरे पेमेंट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करती है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है हम आपको ये सुविधा देंगे लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मतलब डिफर्ड पे की सुविधा के लिए इंटरेस्ट सर्विस, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना सर्विस माना जाएगा और सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड होगा, सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड होगा। अब हम लोग यहाँ पर चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि एयर ट्रेवल के केस में अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स लेवी करती है, एयर ट्रेवल के केस में गवर्नमेंट पैसेंजर पर कोई टैक्स लेवी करती है, तो वो उस सिचुएशन में एक्सक्लूड होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन की जो भी टिकट होगा आपका एयर ट्रेवल का या फिर जो इनवाइस होगा उसमें सेपरेटली शो किया हुआ होना चाहिए। पांचवी बात करते हैं सब्सिडी या फिर ग्रांट जो गवर्नमेंट से रिसीव किया जाता है, ठीक है, सब्सिडी या फिर ग्रांट, ठीक है। तो ये अगर गवर्नमेंट से रिसीव किया जाता है तो उस सिचुएशन में कि अगर मान लो कि आपकी सर्विस की वैल्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करता है तो उस सिचुएशन में इंक्लूड होगा, लेकिन अगर मान लो कि नॉट डायरेक्टली अफेक्ट करता है तो उस सिचुएशन में एक्सक्लूड होगा।